हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का स्वागत है। और टीजीटी ज्योग्राफी के क्लास के लिए आज हम लोग फिर से वापस आए हुए हैं और फिर से जो आज है जो क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन जो हम लोगों का चल रहा था, जलवायु विज्ञान सेक्शन जो चल रहा था, वो सेक्शन को अब हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और अभी तक हम लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ये पढ़े थे कि जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो एयर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 5 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेजोस्फेयर मध्य मंडल, आइनोस्फेयर जो है, इसके अलावा जो एक्सोस्फेयर है वायुमंडल, ये सब मिला के जो था वो बना था आपको एयर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। और इसी तरह से एयर के केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 2 लेयर पढ़े थे। एक पढ़े थे जिसको हम लोग कहते हैं होमोस्फेयर, और दूसरा पढ़े थे हम लोग हेट्रोस्फेयर, है ना। तो इस तरह से हम लोग कल के क्लास में एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन फिनिश्ड किए थे, ठीक है। और कंपोजिशन को फिनिश्ड करने के बाद अब हम लोग आज के क्लास में एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आज का क्लास है इसमें जो टॉपिक चलेगा, इस टॉपिक का नाम है इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, ये टॉपिक को हम लोग कहते हैं हिंदी में सूर्य ताप एवं तापमान, सूर्य ताप एवं तापमान, ठीक है। जैसा कि नाम बता रहा है कि सूर्य ताप और तापमान वाला जो चैप्टर है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा अर्थ है, ये अगर मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर आपको वायु का घेरा है, वायु है जो पृथ्वी को सभी ओर से घेरे हुए है, और वायु के इसी घेरा को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। एयर के इसी सर्कल को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जैसा कि हम तुमको पहले बताए थे कि ये जो वायु है, इसमें हीटिंग और कूलिंग कैसे होता है, यानी इस तरह के मैकेनिज्म से इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एटमॉस्फेयर किस प्रोसेस से गर्म होता है और एटमॉस्फेयर किस प्रोसेस से कोल्ड होता है, इसका हीटिंग और कूलिंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये इसका टेम्परेचर बढ़ता है और कैसे टेम्परेचर कम होता है, क्यों हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का तापमान देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि विषुवतीय प्रदेश जो है वो काफी गर्म होता है, ध्रुवीय प्रदेश काफी ठंडा होता है, इक्वेटोरियल रीजन काफी वार्म होता है और पोलर रीजन काफी कोल्ड होता है। हम देखते हैं कि साल के 12 महीना एक ही जगह पर अलग अलग तरह का तापमान मिलता है, कभी कहीं पे गर्मी हो जाती है, फिर उसी जगह कुछ समय के बाद ठंड होने लगती है। तो ये ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, तो हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्यों कम होता है, ठीक है। तो ये जितने चीज है, ये सारे के सारे चीजों को हम लोग जो है वो कहां पे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, जिसको कहा जाता है कि हीटिंग एंड कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। और एक चीज हम तुमको बतला दें कि कई लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है, तो इस चीज को हम पहले अभी क्लियर कर दें कि पीडीएफ जो है अभी आज रात से तुम लोगों को पीडीएफ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लेक्चर हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा टाइप करवा रहे थे और थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट करा रहे थे बहुत सारे को, तो इसको जो है हम लोग रात होते होते तक, आज रात से तुमको एक एक करके जितना चैप्टर हो रहा है सारे चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ हम वहीं पे दे देते हैं क्लास का, क्लास में जो स्लाइड्स वगैरह है, तो जो भी इस बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो बोर्ड पे लिखा हुआ जितना भी चीज होता है उसका पीडीएफ तो हम क्लास फिनिश्ड होने के बाद ही भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है। लेकिन एक है कि जो रिटेन नोट्स है, ठीक है, तो वो रिटेन नोट्स जो है ये आज शाम से, आज रात से, नहीं तो कल दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सारा चैप्टर का जितना टॉपिक अभी तक खत्म हुआ है वो सारे चैप्टर का आपका रिटेन नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि इंसोलेशन और टेम्परेचर क्या है, ठीक। इसमें सबसे पहले एक वर्ड जानेंगे जिस वर्ड को कहा जाता है इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन, देखो इंसोलेशन जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है नहीं। इंसोलेशन का क्या अर्थ होता है, इंसोलेशन में इन का अर्थ होता है इनकमिंग, ठीक है, इनकमिंग। इसका अर्थ होता है सोलर,
और इसका अर्थ होता है रेडिएशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इंसोलेशन के फुल फॉर्म को समझे तो इंसोलेशन का फुल फॉर्म हुआ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, यानी कि सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस की ओर आ रहा है, सूर्य का जो एनर्जी सनलाइट जो अर्थ के सरफेस की ओर आ रहा है, उसी को हम लोग एक्चुअली इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी कि जो सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस की ओर इनकमिंग है, अर्थ के सरफेस की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। पहले तो ये समझ गए भाई इंसोलेशन का क्या अर्थ हुआ। इंसोलेशन का अर्थ हुआ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इंसोलेशन किस तरह का चीज है। जैसे कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। ठीक, और यहां पे हमारा सन है, इस जगह हमारा सन है। तो सन से जो है एनर्जी रेडिएट होते रहता है। ठीक है, सन से एनर्जी सभी दिशा में रेडिएट होते रहता है, लेकिन जो सन से जो एनर्जी रेडिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सौर विकिरण। ठीक है, उसको कहा जाता है सौर विकिरण। ठीक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सोलर रेडिएशन। ठीक है, सन से ऊर्जा विकिरित होते रहता है, एनर्जी रेडिएट होते रहता है, इसको कहा जाता है सोलर रेडिएशन। ठीक, ये सभी दिशा में जाता है, लेकिन सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी पे पहुंचे, ठीक है, सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी पे पहुंचे, उस भाग को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। इसी को कहा जाता है इंसोलेशन। ठीक है, इसी को कहा जाता है सूर्यताप। ठीक है, सूर्यताप का अर्थ हुआ कि सूर्यताप सौर विकिरण का वह भाग है, सौर विकिरण का वह हिस्सा है जो पृथ्वी तक पहुंच पाती है। ठीक है, और पृथ्वी के सतह को इसके प्रभाव से पृथ्वी की सतह गर्म होती है, और पृथ्वी की सतह गर्म होने के कारण जो है पृथ्वी पे तरह तरह की घटनाएं इसके कारण घटती है। एक तो ये पृथ्वी को गर्म रखता है। ठीक है, और चूंकि पृथ्वी पे सभी जगह इंसोलेशन एक जैसा नहीं होता है, अभी हम लोग जानेंगे इस सबको डिटेल में। पृथ्वी के सतह पे सभी जगह एक जैसा सूर्यताप नहीं मिलता है। किसी जगह सूर्य की किरणें अधिक पहुंचती है, सूर्यताप अधिक मिलता है, तो किसी जगह सूर्यताप कम मिलेगा। जहां सूर्यताप अधिक मिलेगा वहां पे गर्मी बढ़ जाती है, जहां पे सूर्यताप कम होता है वहां ठंड बढ़ जाती है। तो सूर्यताप में अंतर होने के कारण पृथ्वी की सतह पे तापमान संबंधित अंतर हो जाता है, और जब पृथ्वी के सतह पे तापमान यानी टेम्परेचर से संबंधित डिफरेंस हो जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर प्रेशर से संबंधित डिफरेंस हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब से संबंधित अंतर मिलने लगता है। और जब वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित अंतर मिलता है तो पृथ्वी पे विंड चलना शुरू होता है, पवन चलना शुरू होता है। इसका अर्थ हुआ कि सूर्यताप जो है वो पृथ्वी की सतह पे सूर्यताप जो है ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, सूर्यताप के ही कारण तुमको टेम्परेचर बनता है। ठीक है, अर्थ का सरफेस कहीं गर्म और कहीं ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है आपको प्रेशर डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मतलब अगर कहीं पे अधिक गर्मी है कहीं पे कम गर्मी है तो किसी जगह अधिक वायु दाब हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस के कारण ही अर्थ के सरफेस पे विंड चलता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस वगैरह के कारण ही कई जगह रेनफॉल होता है। तो हम देखते हैं कि सूर्यताप एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे पूरे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को मूव कराता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितने तरह का सर्कुलेशन है, जितने तरह का मूवमेंट है, उसका एक सबसे बड़ा जो एनर्जी है, सबसे बड़ा जो कारण है वो है सूर्यताप, इंसोलेशन। ठीक है, तो बड़ा डिटेल में जानेंगे कि सूर्यताप क्यों अलग अलग जगह अलग अलग होता है। हम लोग देखते हैं पृथ्वी की सतह पे कुछ जगह सूर्यताप अधिक मिलता है, कुछ जगह सूर्यताप कम मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। इससे पहले कि हम सूर्यताप जाने, हम लोगों को एक चीज जानना है, सौर विकिरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सौर विकिरण को जानेंगे, फिर हम लोग सूर्यताप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं सौर विकिरण क्या है। पहले थोड़ा सा सौर विकिरण को समझते हैं। ठीक है, सौर विकिरण को इंग्लिश में कहा जाता है सोलर रेडिएशन। ठीक है, देखो सूर्य के बारे में इतना तो तुम लोग सौरमंडल से जाने होंगे कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, इसके कोण में, इसके केंद्र में, ठीक है, सूर्य के कोण में जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, ये मान लो अगर हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। ठीक है,
तो सन के केंद्र में एक प्रोसेस चलता है जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है नाभिकीय संलयन, ये जान ही रहे होगे। ठीक है, इस नाभिकीय संलयन में होता क्या है? इसमें यह होता है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु आपस में मिल जाता है और मिलने के बाद हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु आपस में मिलकर हीलियम में बदलता है और हीलियम में बदलने के प्रोसेस में इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, इसका अर्थ है तारा इसीलिए हम इसको मानते हैं, इसको स्टार इसीलिए मानते हैं कि इसका अपना खुद का एनर्जी है, खुद का लाइट है। और खुद का लाइट ये कैसे प्रोड्यूस करता है, खुद का एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? ये खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु आपस में मिलकर हीलियम में बदलता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होते रहता है। ठीक, तो सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलते रहती है वो चलते रहती है सूर्य के कोर में, सूर्य के केंद्र में। ठीक है, और केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक, यहां से ये तापमान क्या होता है? ठीक है, यहां से जो ये तापमान होता है ये सूर्य के सतह पे पहुंचती है, ये गर्मी जो है सूर्य की सतह पे पहुंचती है। ठीक है, और सूर्य के सतह पे आते आते अब जो है तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहां से ये सारा एनर्जी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भेजा जाता है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। ठीक है, यहां से ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में रेडिएट करना शुरू करता है। किस तरह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ठीक है, अब ये जो है पूरे यूनिवर्स में जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सोलर एनर्जी यूनिवर्स में ट्रांसमिट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, इसी को कहा जाता है सोलर रेडिएशन। इसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वास्तव में एक प्रोसेस है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, रेडिएशन वास्तव में एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम मान लो कि क्लास के अंदर अगर कोई लोग बैठा होता है इस समय, तो मान लो कि हम कुछ बोलते हैं और क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट सुन रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारा ठीक है, अगर मान लो कि हम कुछ बोलते हैं और बोलने के बाद क्लास का स्टूडेंट अगर इसको सुन रहा है, तो हम जो बोलते हैं वो साउंड एनर्जी है और ये तुम्हारे कान तक पहुंचता है एयर को मीडियम बना के। उसको कोई न कोई मीडियम चाहिए, अगर मीडियम नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी दूसरे जगह पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो रेडिएशन है तो रेडिएशन के प्रोसेस में एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा विदाउट हैविंग एनी मटेरियल मीडियम। अगर उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, निर्वात है, शून्य है, तब भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एनर्जी चलता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। ठीक है, तो सन से जो एनर्जी आता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। इसको हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है सौर विकिरण। क्लियर? अब देखो इसमें आगे का बात को समझो कि सोलर रेडिएशन जो होता है, जो तुम्हारा सोलर रेडिएशन होता है, ये प्रोसेस को थोड़ा सा जानना जरूरी है। तुम लोग अभी परेशान नहीं होना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी जो है, जलवायु विज्ञान जो है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिक्स का भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिक्स का जोड़ते हैं, तो उसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि उसमें बहुत समय आपको हीट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। साइक्लोन को समझने के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम वगैरह को समझेंगे, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो हल्का सा चीजों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक, क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम देना है बढ़िया लेवल पे, तो इसको ढंग से समझना है। ठीक, तो देखो जो सोलर रेडिएशन होता है, सौर विकिरण होता है, सूर्य से कई तरह का तरंग चलता है।
ठीक है, सूर्य से कई प्रकार का एनर्जी चलता है। ठीक है, ये सब एनर्जी का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ठीक है, सभी जो अलग अलग वेवलेंथ पे जो सूर्य से एनर्जी निकल के आती है उसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है फोटोन। ठीक है, कंबाइंड रूप से कहा जाता है फोटोन उसको। ठीक है, फोटोन में क्या होता है कि सूर्य से जो रे सब चलती है, किरणें चलती है, उसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य का अलग अलग वेवलेंथ की किरणें चलती है। किसी का वेवलेंथ बड़ा होता है, किसी का वेवलेंथ छोटा होता है। ठीक है, सभी किरणों के समूह को हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो सौर विकिरण जब आता है तो उसमें सौर विकिरण में कई तरह की किरणें होती है। किसी किरणें का, कुछ किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है यानी वेवलेंथ बड़ा होता है, कुछ किरणों का वेवलेंथ छोटा होता है। तो कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से उस सभी किरणों को हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन में एक तरह से कई तरह का वेवलेंथ वाला होता है। जैसे तुम नाम सब सुने होंगे इसका। ठीक है, एक सुने होंगे जिसको कहते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है दृश्य प्रकाश। ठीक है, यानी कि सूर्य से जो किरणें चलती है उसमें एक होता है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, जिसमें तुम नाम फिजिक्स में सुने होंगे विबग्योर। ठीक है, यानी कि जिसका वेवलेंथ वायलेट और रेड के बीच है। इसमें क्या सब आता है? वायलेट आता है, इंडिगो आता है, ब्लू आता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जिसका वेवलेंथ वायलेट और रेड के बीच है वो सब तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। यह आपको दिखाई पड़ेगा। ये 0.7 नैनोमीटर से लेकर 0.4 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला होगा। ठीक है, तो अगर ये 0.7 और 0.4 नैनोमीटर के वेवलेंथ के बीच में है तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है, लेकिन सूर्य में केवल यही 7 किरणें नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य में और भी किरणें होती है। कुछ किरणें होती है जिसका वेवलेंथ वायलेट से छोटा होता है। तो जिसका वेवलेंथ वायलेट से छोटा होता है उसको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट। उसको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जिसका वेवलेंथ रेड से बड़ा होता है। जिसका वेवलेंथ रेड से बड़ा होता है उसको कहा जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, हिंदी में इंफ्रारेड को कहते हैं अवरक्त किरणें। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली किरणों में लगभग 99% तक यही होगा, विजिबल लाइट होगा, अल्ट्रावायलेट होगा और इंफ्रारेड किरणें होगा। और 1% में कुछ अन्य सूक्ष्म किरणें सब होती है। कुछ ऐसा भी होता है जिसका वेवलेंथ आपको अल्ट्रावायलेट से भी छोटा है। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से भी छोटा है उसमें हम लोग नाम रख देते हैं एक्स रे, ठीक है, गामा रे, ये सब तरह के चीज का। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जिसका वेवलेंथ आपको इंफ्रारेड से भी बड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव का वेवलेंथ इंफ्रारेड से भी बड़ा होता है। तो सूर्य से जो किरणें आती है ना, वो किरणें अलग अलग वेवलेंथ की होती है। ठीक है, हम केवल उतने को ही देख पाते हैं जिसका वेवलेंथ 0.7 नैनोमीटर से लेके 0.4 नैनोमीटर के बीच है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, यानी कि विजिबल लाइट कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। कुछ ऐसी किरणें हैं जिसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से छोटा है, वो अल्ट्रावायलेट हो गया। कुछ ऐसा है जो अल्ट्रावायलेट से भी छोटा है, वो एक्सरे गामा रे हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया कि जिसका वेवलेंथ रेड से बड़ा है, वो इंफ्रारेड हो गया, अवरक्त किरणें हो गया। कुछ ऐसा है जो अवरक्त किरणों से भी बड़ा है, वो रेडियो वेव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोलर एनर्जी की जब हम बात करेंगे, सोलर रेडिएशन की जब बात करेंगे, तो इसमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसके वेवलेंथ के आधार पर इसको डिफरेंशिएट करें, वेवलेंथ के आधार पर, वेवलेंथ जिसको कि हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तो सबसे जो एक्स रे है, गामा रे है, इससे बड़ा वेवलेंथ होता है अल्ट्रावायलेट का, यूवी रे का। इससे बड़ा वेवलेंथ होता है आपको दृश्य प्रकाश का, ठीक है, विजिबल लाइट। इससे बड़ा वेवलेंथ होता है आपको इंफ्रारेड का, अवरक्त किरणें।
ठीक है, अवरक्त किरणें, ठीक है। और इससे बड़ा वेवलेंथ होता है आपको रेडियो वेव का, ठीक है। सबसे छोटा ये सब है, ठीक। स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटा में ये सब आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सन से जो आ रहा है रे, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि जो सन से जो आने वाली किरणें हैं उसमें अलग अलग वेवलेंथ का चीज होता है, सभी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। अब इस चीज को याद रखना, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा हम लोगों को इसमें जानना नहीं है। बट सूर्य की किरणें में क्या सब होता है ये सब पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग समझेंगे कि सूर्य ताप जो है वो कहां पे ज्यादा, कहां पे कम, या और भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग समझ गए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और लॉ तुमको बताते हैं जिसको बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा जान लो, बस यहीं तक एक फिजिक्स का कुछ लॉ है जिसको जानना जरूरी है हीटिंग और कूलिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए। उसको कहा जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। वीन का विस्थापन का नियम, ये समझने की बात है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है, केवल थोड़ा सा, ठीक है। देखो होता क्या है कि जितना भी बॉडी यूनिवर्स में है, ठीक है, जो भी बॉडी है, जितना भी फिजिकल बॉडी तुम देख रहे हो, भौतिक चीज देख रहे हो, उस सभी से हीट एनर्जी रिलीज होते रहता है, उस सभी से ऊष्मा का विकिरण होते रहता है, ठीक है। लेकिन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि मान लो यहां पे हम तीन बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी हो गया ये ए, ये एक दूसरा बॉडी ले लिए बी, ये एक तीसरा बॉडी ले लिए सी, ठीक है। सबका तापमान पहले समझ लेते हैं। मान लो ए का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सी का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। कोई ऐसा बॉडी उठा लो डी जिसका तापमान सोचो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इस सभी में सबसे गर्म कौन है, ए है, ठीक है, और सबसे ठंडा कौन है, डी है, ठीक है। होता क्या है कि जो कोई भी बॉडी है सभी से हीट एनर्जी का विकिरण होते रहेगा, एनर्जी रिलीज होते रहेगा, ठीक है, सबसे एनर्जी रिलीज होते रहता है, ठीक है। तो ए से भी आपको एनर्जी रिलीज होते रहता है, ठीक है, बी से भी एनर्जी रिलीज होते रहता है, ऊर्जा का विकिरण होते रहेगा, सी से भी होते रहेगा, ठीक है, डी से भी होते रहेगा। सब बॉडी अपना हीट छोड़ते रहता है, ठीक है, सभी बॉडी अपना हीट रिलीज करते रहता है, उष्मा रिलीज करते रहता है। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना अधिक होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगा, उससे जो ऊर्जा रिलीज होगा, उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा। वो ये बोलता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है, बस 2 मिनट इसको समझना, ठीक है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लेमडा का अर्थ होता है यहां पे वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब बोलता है कि जिस बॉडी का तापमान अधिक होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। इसका अर्थ है कि अगर हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उससे जो ऊर्जा निकल निकल के बाहर जा रहा है, वो स्मॉल वेवलेंथ में जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। जैसे कि इसको हम कॉन्सेप्ट के रूप में समझाते हैं। मान लो कोई एनर्जी इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है। तो हम सभी लोगों को फिजिक्स से पता है कि वेव का ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्रेस्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रफ है, ठीक है। ये भी तुमको क्रेस्ट है। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, इसको कहा जाता है वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी। तो मान लो एक वेव ये है, ये वेव मान लो नंबर 1 है, एक दूसरा वेव हम लोग नीचे में बनाते हैं नंबर 2 के रूप में, ठीक है। एक दूसरा वेव हम लोग नीचे बनाते हैं, ये वेव इस तरह से है, ठीक है, ये वेव इस तरह से है, ठीक। तो इसका वेवलेंथ ये हुआ है ना। तो ये मान लो कि ये भी इसका वेवलेंथ हुआ, ठीक। ये मान लो कि तुमको λ1 है, ये मान लो कि तुमको
लेमडा 2 है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, 1 की 2? ठीक है, अगर हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि लेमडा 1 जो है ये बड़ा है लेमडा 2 से। इसका अर्थ हुआ कि सीधी सी बात है कि 1 नंबर वाले वेव का जो वेवलेंथ है वो बड़ा है और 2 नंबर वाले वेव का जो वेवलेंथ है ये छोटा है। तो लार्ज वेवलेंथ और स्मॉल वेवलेंथ समझे, ये जो है ये आ रहा है आपको लार्ज वेवलेंथ में। ठीक है, ये जो है ये सब आ रहा है आपको लार्ज वेवलेंथ में। ठीक है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य में, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपको स्मॉल वेवलेंथ में, स्मॉल वेवलेंथ में यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य में। ठीक, अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को फिर से पहुंचते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसमें वीन बोलता है कि जो बॉडी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, अगर उसका खुद का तापमान काफी अधिक है, ठीक है, अगर उसका खुद का टेम्परेचर काफी अधिक है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा वो होगा स्मॉल वेवलेंथ में। यानी अगर उसका टेम्परेचर अधिक है तो उससे जो एनर्जी निकलेगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें अगर ए से एनर्जी निकल के जा रहा है तो ए से जो एनर्जी निकल के जाता होगा वो सारा एनर्जी जो ए से निकल के जा रहा होगा वो जा रहा होगा स्मॉल वेवलेंथ में। ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ में मतलब लघु तरंग दैर्ध्य में। क्यों? क्योंकि ए का खुद का तापमान काफी अधिक है। ए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। इसका अर्थ है ए से जो एनर्जी निकलेगा वो स्मॉल वेवलेंथ में निकलेगा, कंपैरिजन टू ये 4 के बीच हम तुलना कर रहे हैं। ठीक, इसके अनुसार अगर डी से भी एनर्जी निकलेगा, भले इसका तापमान -40 है फिर भी इससे एनर्जी निकलते रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे जो एनर्जी निकलेगा डी से, ये तुमको निकलेगा लार्ज वेवलेंथ में, दीर्घ तरंग दैर्ध्य में। तो ए से निकलेगा स्मॉल वेवलेंथ में, डी से निकलेगा लार्ज वेवलेंथ में। क्यों? क्योंकि डी का खुद का तापमान कम है, तो अगर उसका तापमान घटेगा तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि हर एक बॉडी हीट एनर्जी को रेडिएट करते रहता है, हीट एनर्जी अपने से छोड़ते रहता है। तुमको देखना है कि जो बॉडी हीट का एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर उसका खुद का तापमान अधिक है तो एनर्जी जो रेडिएट होगा वो स्मॉल वेवलेंथ में होगा। ठीक है, जो बॉडी हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है अगर उसका खुद का तापमान कम है तो एनर्जी जो रिलीज होगा वो स्मॉल वेवलेंथ में होगा। ठीक है, अब याद रखना कि कोई भी बॉडी भले -50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा है, ठीक है, -50 पे कोल्ड हो चुका है, उसके बावजूद भी उससे हीट एनर्जी रिलीज होते रहेगा। वो तब तक हीट एनर्जी रिलीज करेगा जब तक वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को नहीं पकड़ लेता है। एक टेम्परेचर होगा जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, जिसको 0 केल्विन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो पकड़ लिया, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर उसका तापमान आ गया, तब उससे हीट एनर्जी का रिलीज होना बंद हो जाता है। तो कोई भी बॉडी -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे ठंडा हो गया, तब जाके उससे कोई भी तरह का हीट एनर्जी का मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो -50 है, -100 है, भले वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा है, उसके बावजूद भी उससे हीट एनर्जी निकलते रहेगा, उससे एनर्जी बाहर जाते रहेगा। ठीक है, अब तुमसे देखना होगा कि जो बॉडी से हीट एनर्जी निकल रहा है वो स्मॉल वेवलेंथ में जाएगा, यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य में जाएगा, कि लार्ज वेवलेंथ में जाएगा। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो बॉडी हीट एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, जो बॉडी हीट एनर्जी को छोड़ता है, अगर उसका खुद का तापमान अधिक है तो उससे जो एनर्जी निकल के आता है वो स्मॉल वेवलेंथ में आता है। और जो बॉडी अपना हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर उसका खुद का तापमान कम है तो उससे जो एनर्जी निकलेगा वो आपको लार्ज वेवलेंथ में निकलेगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ठीक, अब इस नियम से हम लोग 2 तरह के रेडिएशन को समझेंगे जो हमारे काम का है। ये इसीलिए इतना भूमिका हम तुमको समझाए कि ये जो सोलर रेडिएशन है और पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएशन होता है, जिसको टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं, भौमिक विकिरण कहते हैं, इसको बढ़िया से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए आपको, ये कॉन्सेप्ट का समझ आपको अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, आई होप आज बहुत सारे स्टूडेंट जो हो मकर संक्रांति मना रहे हो, क्या कोई आए नहीं हो अभी तक? ठीक है, मैसेज एक डाल देते हैं, देखते हैं।
ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं दो चीज को। मान लो कि यह हमारा सूर्य है, सन है, और सूर्य से किरणें निकल के जा रही है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और यहां पे हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ से भी एनर्जी निकलेगा, याद रखना पृथ्वी से भी एनर्जी रेडिएट होते रहता है, ठीक। तो सूर्य से जो ऊर्जा निकल के आता है, सूर्य से जो एनर्जी निकल के आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे सौर विकिरण, सौर विकिरण, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, रुको मिटा देते हैं इसको, सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो सोलर रेडिएशन होगा, ये जो सौर विकिरण होगा, ये कौन से तरंग दैर्घ्य में होगा? सोलर रेडिएशन आपको आएगा स्मॉल वेवलेंथ में। सोलर रेडिएशन हमेशा मिलेगा स्मॉल वेवलेंथ में, यानी कि लघु तरंग दैर्घ्य में, ठीक है। ये हमेशा इसका जो वेवलेंथ होगा ये लघु होगा, लघु तरंग दैर्घ्य में, ठीक है। सोलर विकिरण आएगा, ठीक। और जो पृथ्वी अपना विकिरण करते रहेगा, हम क्या बोले, हर एक बॉडी अपना विकिरण करता है, पृथ्वी से भी गर्मी छूट के निकलते रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी से जो गर्मी छूट के निकलती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भौमिक विकिरण, ठीक है। इसको कहा जाता है भौमिक विकिरण। पृथ्वी से जो विकिरण होता है इसको कहा जाता है भौमिक विकिरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेरेस्टेरियल रेडिएशन, टेरेस्टेरियल रेडिएशन। अब देखो, यहां पे सूर्य से ऊर्जा निकल के आ रहा है, तो सूर्य का खुद का तापमान क्या है, काफी अधिक है। तो सूर्य का खुद का तापमान अगर काफी अधिक है, तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलेगा वो स्मॉल वेवलेंथ में निकलेगा, ठीक है। उसका तरंग वेवलेंथ जो होगा वो छोटा होगा। लेकिन यहां पे कौन विकिरण कर रहा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी का खुद का तापमान सूर्य के तुलना में काफी ठंडा है, सूर्य के तुलना में पृथ्वी काफी ठंडी है। तो जब पृथ्वी का टेम्परेचर खुद का काफी कम है, तो पृथ्वी से जो एनर्जी होगा, विकिरण होगा, वो निकलेगा आपको दीर्घ तरंग दैर्घ्य में, वो निकलेगा दीर्घ तरंग दैर्घ्य में, ठीक है, यानी कि लार्ज वेवलेंथ में, वो निकलेगा लार्ज वेवलेंथ में, ठीक है। ये मेमोरी में याद रखना कि सोलर रेडिएशन जब आएगा वो स्मॉल वेवलेंथ में आएगा, और भौमिक विकिरण जब होगा वो आपको लार्ज वेवलेंथ में आएगा। यानी कि अगर हम सोलर रेडिएशन की बात करेंगे, तो सोलर रेडिएशन में एनर्जी जो होगा वो इस तरह से आएगा, स्मॉल बन के, एकदम स्मॉल, ठीक है, सोलर रेडिएशन, ठीक। और अगर हम लोग भौमिक विकिरण की बात करेंगे, तो भौमिक विकिरण में एनर्जी का वेवलेंथ काफी बढ़ जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसीलिए टेरेस्टेरियल रेडिएशन को कई बार इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहा जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब उसका वेवलेंथ काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस नियम से अगर हम लोग समझेंगे कि सोलर रेडिएशन क्या है और भौमिक विकिरण क्या है, टेरेस्टेरियल रेडिएशन क्या है, ये दोनों के बीच हम लोग अंतर करना सीख गए। ये सब कुछ फाउंडेशन चीज है जो क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, जलवायु विज्ञान के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। जलवायु विज्ञान के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में ये सब चीज का जानना बहुत जरूरी है कि सौर विकिरण कैसा होता है, भौमिक विकिरण कैसा होता है। सौर विकिरण जो होगा वो लघु तरंग दैर्घ्य में आएगा, भौमिक विकिरण जो होगा वो आपको दीर्घ तरंग दैर्घ्य में आएगा, ठीक है। इस नियम को हम लोग को जानने के लिए बहुत जरूरी है। अब जाके समझेंगे कि एटमॉस्फेयर का हीटिंग कूलिंग मैकेनिज्म सब क्या है। ये बात दिमाग में याद रखना है कि सोलर रेडिएशन लार्ज वेवलेंथ में आता है और टेरेस्टेरियल रेडिएशन स्मॉल वेवलेंथ में आता है, ठीक। अब जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का हीटिंग कूलिंग में ये लार्ज और स्मॉल वेवलेंथ किस तरह से असर डालता है, किस तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो दो तीन चीज जानने के बाद अब हम लोग पहुंचेंगे दूसरे चीज पे, ठीक है। अब हम लोग पहुंचेंगे इंसोलेशन को फिर से समझने के लिए। अब हम लोग फिर से पहुंचते हैं सूर्य ताप पर, ठीक है, जिसको कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन हम बताए, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ये मान लो हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। तो सौर विकिरण का जो हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंचे, सौर विकिरण का वह हिस्सा जो पृथ्वी पर पहुंचे, उसको कहा जाता है इंसोलेशन, यानी कि सूर्यताप, ठीक है। तो सूर्यताप क्या है?
सूर्यताप है कि सौर विकिरण का वह हिस्सा, सौर विकिरण का वह भाग, ठीक है, जो पृथ्वी तक पहुंचे, ठीक है, जो पृथ्वी तक पहुंचे, उसको हम लोग सूर्यताप कहते हैं। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन विच मैनेजेज टू रिच द अर्थ सरफेस इज नोन एज सोलर रेडिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया कि सौर इंसोलेशन किसको कहते हैं, सूर्यताप किसको कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पे सूर्यताप सभी जगह एक समान नहीं होता है। ठीक है, सभी जगह एक समान नहीं होता है। क्या होता है कि सूर्यताप पृथ्वी पे किसी जगह बहुत अधिक होगा और सूर्यताप पृथ्वी पे किसी जगह बहुत कम होगा। तो अब हम लोग अगला पार्ट जानेंगे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो इंसोलेशन को प्रभावित करता है, इंसोलेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के सतह पे सभी जगह एक जैसा सूर्यताप नहीं मिलता है, किसी जगह सूर्यताप ज्यादा मिलता है, किसी जगह सूर्यताप कम मिलता है। तो एक बार अगर ये टॉपिक जान लेंगे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, फिर हम लोग जानेंगे सोलर कांस्टेंट किसको कहते हैं, सौर स्थिरांक किसको कहते हैं। और एक बार सोलर कांस्टेंट जानने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे तापमान वाले चैप्टर पे, टेम्परेचर वाले चैप्टर पे डिटेल में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सौर सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों को वो है सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। ठीक है, सूर्यताप को कौन सा वैसा कारक है जो किसी जगह के सूर्यताप को प्रभावित करता है, किसी जगह के सूर्यताप को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग इसको जानते हैं वन बाय वन करके। देखो, सूर्यताप को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारण है यह है एंगल ऑफ सन्स रे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, एंगल ऑफ सन्स रे। ठीक है, सूर्य के किरणों का आपतन कोण, सूर्य की किरणों का आपतन कोण। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर कितने डिग्री के कोण से आया है। सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी की सतह पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, तो सूर्यताप बढ़ेगा, और अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर तिरछी होगी तो सूर्यताप घटेगा। लंबवत किरणें, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर रे कहते हैं या वर्टिकल रे कहते हैं, लंबवत किरणें जो है वो किसी भी जगह पे सूर्यताप को बढ़ा देगा, वहां पे इंसोलेशन बढ़ जाएगा। और जो तिरछी किरणें होती है, जैसे उसको 90 से 180 डिग्री की ओर ले जाओगे तो जितना सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी, सूर्यताप उतना ही घटना शुरू हो जाएगा, कम होते चले जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सूर्यताप इस चीज पे निर्भर करता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर कितने डिग्री के कोण से पड़ा। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये एक टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च में 2 बैटरी लगा देते हैं। तो अगर इस टॉर्च में 2 बैटरी लगा देते हैं तो जैसे इस टॉर्च को हम जलाएंगे तो इस टॉर्च को जलाते ही इससे 2 बैटरी के बराबर का एनर्जी निकलेगा, इससे जो ऊर्जा निकल के जाएगा वो 2 बैटरी के बराबर का होगा। ठीक है, तो अगर टॉर्च को जलाते हैं और टॉर्च को जलाते ही टॉर्च से 2 बैटरी का एनर्जी निकलता है, उससे जो लाइट निकलेगा वो 2 बैटरी के बराबर का एनर्जी निकाल रहा है। तो मान लो कि टॉर्च को बोर्ड पे हम इस तरह से जलाते हैं परपेंडिकुलर, तो जब टॉर्च को बोर्ड पे इस तरह से जलाते हैं तो टॉर्च की जो किरणें हैं वो बोर्ड पे लंबवत पड़ेगी, 90 डिग्री के एंगल से ऐसे पड़ेगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री के एंगल से पड़ेगा तो टॉर्च की जितना भी लाइट है वो सारा इतना दूर में मान लो फोकस बन गया। ठीक है, तो अगर लंबवत करते हैं तो इतना ही दूर में फोकस बना रहेगा, सारा लाइट इतना दूर में ही जमा रहेगा, बगल के एरिया में अंधेरा रहेगा। ठीक,
लेकिन अगर अगर हम लोग टॉर्च को तिरछा जलाते हैं बोर्ड पे, ऑब्लिकली जलाते हैं, तो फोकस इतना दूर में फैल जाता है। ठीक है, अब दोनों में तो एनर्जी उतना ही निकल के आया। यहां पे परपेंडिकुलर रे है, यहां पे परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, यहां पे आपको ऑब्लिक है यानी कि तिरछी किरणें हैं। तो हम देखते हैं कि दो बैटरी का एनर्जी, दो बैटरी से जो निकला हुआ लाइट है वो केवल इतना दूर में कॉन्सेंट्रेट कर गया, और जब तिरछी किरणें जलाते हैं तो देखते हैं कि दो बैटरी का जो लाइट है वो इतना दूर में फैल गया। तो इस लेवल से पर यूनिट एरिया जो लाइट है वो कहां पे अधिक मिलेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा है वो कहां पे अधिक मिलेगा, इस पे। ठीक है, ए वाले केस पे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ऊर्जा अधिक मिलेगा, और बी वाले केस पे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ऊर्जा कम मिलेगा। यहां पे एनर्जी अधिक रिसीव होगा, भले इतना ही दूर गर्म होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म कर देगा। इसमें भले लाइट यहां से यहां तक दिखेगा, प्रकाश यहां से यहां तक दिखेगा, लेकिन जल्दी गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं गर्म होगा? क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो है आपको ऊर्जा कम मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर लंबवत पड़ेगी, तो लंबवत पड़ने के कारण, इसको एक और डायग्राम से हम तुमको समझा देते हैं। थोड़ा सा एक और डायग्राम दो हमको। ठीक है, ठीक है, इसमें एक पिक्चर है जो तुमको देखना होगा। ठीक है, ये क्या है जरा समझो। देखो यहां पे है ये पिक्चर हम तुमको समझा रहे हैं। देखो सूर्य की किरणें, सपोज करो कि इस डायग्राम में देखो कि सन का जो रे है ये लंबवत पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो परपेंडिकुलर पड़ने के कारण देखो ये सिटी ए है, 1 मीटर के एरिया पर, एरिया लिख दिया यहां पे 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर के एरिया पे तुमको कितनी किरणें पड़ रही है? मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सूर्य की 5 किरणें 1 मीटर के एरिया पे पड़ रहा है अगर लंबवत हो गया तो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को तिरछी किरणें पड़ती है, तो ये जो सूर्य की चारों किरणें हैं, ठीक है, 3, 4 और 5, ठीक है, ये जो सूर्य का तुमको पांचों किरणें हैं, ये कितने डिग्री एरिया पे पड़ गया? 2 मीटर एरिया पर। तो लंबवत किरणें में देखते हो कि सूर्य की 4 किरणें केवल 1 मीटर एरिया पे पड़ रहा है। तिरछी किरणों में देखते हो कि सूर्य की जो पांचों किरणें हैं, 4 नहीं 5 किरणें, सूर्य की जो पांचों किरणें हैं वो 2 मीटर के एरिया पे पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पे हीटिंग अधिक होगा और यहां पे हीटिंग कम होगा। देख रहे हो ना, इस पे दिखा रहा है कि यहां पे जो हीट एनर्जी है वो अधिक रिलीज हो रहा है, अधिक हीटिंग हो गया, और यहां पे हीटिंग घट गया। इसका सीधा अर्थ हुआ कि अगर पृथ्वी की सतह पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो वहां पे इंसोलेशन बढ़ जाएगा, वहां पे सूर्यताप बढ़ जाएगा। वहां पे लिखा है मोर इंटेंस हीटिंग। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 90 डिग्री के एंगल से सनलाइट हिट किया है स्मॉल एरिया को, इसीलिए जो है यहाँ पे मोर इंटेंस हीटिंग, अर्थ का सरफेस का गर्मी काफी अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ रही है, इसका अर्थ हुआ कि अर्थ के सरफेस पे जो गर्मी है वो हीटिंग जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जब भी तुमको टेम्परेचर वगैरह से संबंधित किसी चीज को जानना है तो तुम इस बात को पूरी तरह से याद रखना कि क्या है, अगर सूर्य की किरणें किसी भी जगह लंबवत है, परपेंडिकुलर है, जितना वो 90 डिग्री के नजदीक होगा, ठीक है, जितना लंबवत होगा सूर्य ताप उतना ही अधिक होगा, इंसोलेशन उतना ही अधिक होगा, और जितना सूर्य की किरणें तिरछी होगी सूर्य ताप उतना ही कम होते चले जाएगा। ठीक, ये बहुत ही ड्राइविंग फैक्टर है जो पूरे के पूरे अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है। क्योंकि अर्थ के सरफेस, अर्थ जो है ना वो स्फेरिकल है, गोल है, और गोला होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक एंगल से नहीं पड़ता है, किसी जगह 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। हमको अभी ये मैसेज आया है कि क्लास लाइव नहीं है, तुम हमको 2 मिनट का टाइम दो। आई होप कि कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, हम तभी से क्लास लेते जा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं।
सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा हमको ये इन्फॉर्मेशन आया था कि ऐप में नहीं दिख रहा है ये चैनल, तो जिसके कारण कि हम ये क्लास को 5-7 मिनट के लिए ये किए थे, क्योंकि हमको पता लगाना था कि ये जो है सो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐप में। तो हमको कुछ मैसेज आया स्टूडेंट को और यहाँ पे भी नहीं है, तो अभी ठीक रहा है। जैसा पता चल रहा है कि ऐप में दिख रहा है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि एप्लीकेशन का होगा या कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा नेटवर्क वगैरह का उधर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। ये 5-7 मिनट का डिले हो गया बीच में, ठीक है, लेकिन फिर से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कि जैसा कि हम तुमको बताए थे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, यानी कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक। तो इस डायग्राम में तुम देख रहे हो कि अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर लंबवत पड़ती है तो परपेंडिकुलर होगा तो सूर्यताप बढ़ेगा, और अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर तिरछी पड़ती है तो सूर्यताप जो है ये आपको कम होगा। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग सूर्यताप को प्रभावित करने वाला ये कारक जानने के बाद इसको हम लोग अब आगे लेके चलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो अगर तुम इसको इस वाले डायग्राम से देखोगे, इसमें तुमको ये स्लाइड दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ये क्या है देखो, इसमें अगर तुम गौर से देखते हो तो तुमको ये वाले डायग्राम में पता चलेगा कि सूर्य की किरणें जो है वो, अगर सूर्य की किरणें चलती है तो ये विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे जो है ये लंबवत पड़ती है। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से, यानी कि ये हमारा, मान लो कि ये हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, ये वाला लाइन इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे जो है ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कब? 2 दिन लंबवत पड़ती है। एक पड़ता है 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर को, ठीक है। एक डेट होगा जिसको हम लोग कहते हैं 21 मार्च, दूसरा डेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं 23 सितंबर, ठीक है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। हम लोगों को पता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। पुराना वाला वीडियो सब देख के रखना, ठीक है, पृथ्वी की गतियां वाला चैप्टर, ठीक। इसके अलावा जो 22 दिसंबर है, इस दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। और जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से पोल की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है। देखो यहां पे सूर्य की किरणें इतना दूर में है, ध्रुव की ओर जाने पे सूर्य की किरणें 60 डिग्री लेटीट्यूड पे देखो इतना दूर पे फैल गया, ठीक है। यानी कि इतना ही रे है, ठीक है, एक ही अमाउंट का रे है, उतना ही किरणें हैं, लेकिन लंबवत किरणें केवल इतना दूर पे फैला और तिरछी किरणें तुमको इतना दूर पे फैल गया। इसका अर्थ हुआ कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे जब सूर्य की किरणें तिरछी होगी तो सूर्य ताप भी घटते चला जाएगा। इक्वेटर के पास जो होगा तुमको सूर्य ताप जो होगा ये आपको अधिक होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, आपका सूर्य ताप जो होगा ये घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इक्वेटोरियल रीजन जो है, जो हमारा विषुवतीय प्रदेश है, वो काफी गर्म रहता है। उसका मेन कारण यही है कि विषुवतीय प्रदेश पे सूर्य की किरणें लंबवत होती है, और जैसे जैसे विषुवतीय प्रदेश से हम लोग ध्रुवीय प्रदेश पे जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी, ठीक है। इसको और हम लोग डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। अगला स्लाइड लेते हैं। मान लो कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, यहां पे हम लोग ले लेते हैं सूर्य, सन, ठीक है। ये ले लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें इक्वेटर पे लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं ये लंबवत है। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी। अब हमको कैसे पता लगाना है, थोड़ा सा टेक्निकली समझो। किस जगह सूर्य की किरणें कितने डिग्री के एंगल से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको
एक टेंजेंट से, ये मान लो इक्वेटर है, विषुवत रेखा, ठीक। मान लो कि तुमको जानना है कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें कितने डिग्री के कोण से पड़ा है, तो विषुवत रेखा पे तुम एक टेंजेंट खींचो, एक स्पर्श रेखा खींचो। तुम देखो यहां पे सूर्य की किरणें 90 डिग्री के एंगल से आ रहा है, ठीक है। अगर तुमको जानना है कि सूर्य की किरणें 60 डिग्री, ये मान लो कि 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो 60 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पे सूर्य की किरणें कितने डिग्री के कोण से आ रही है। तो अगर तुमको जानना है कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य की किरणें कितने डिग्री के कोण से आ रही है, तो यहां पे एक टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो तो देखो सूर्य की किरणें बढ़ गई, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तिरछा हो गया, ठीक है। तुमको जानना है कि ध्रुव पे सूर्य की किरणें कितने डिग्री के एंगल से जा रही है, तो ध्रुव पे इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करो और देखो यहां सूर्य की किरणें 180 डिग्री के एंगल से आ रहा है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है और सूर्य ताप घटता चला जाता है। कारण क्या है? पहला कारण है कि लंबवत किरणें कम एरिया पे पड़ता है, जिसके कारण गर्मी बढ़ जाता है, ठीक है। उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है। और तिरछी किरणें फैल जाती है, जिसके कारण जो है सतह जल्दी गर्म नहीं होता है। दूसरा कारण इसमें है कि अगर सूर्य की किरणें लंबवत है, यह भी याद रखना, ध्यान से समझना है दूसरा पॉइंट, अगर सूर्य की किरणें लंबवत है तो वायुमंडल में यह कम दूरी तय करता है, एटमॉस्फेयर में यह केवल देखो इतना दूरी तय किया, लेकिन अगर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी तो वायुमंडल में यह अधिक दूरी तय करेगा, ठीक है। यहां पे देखो वायुमंडल में तय की गई दूरी, वायुमंडल में तय की गई दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखो अगर लंबवत किरणें पड़ती है तो वायुमंडल में वो कम दूरी तय करता है, अगर तिरछी किरणें पड़ती है तो वायुमंडल में वो अधिक दूरी तय करता है। तो अगर सूर्य की किरणें को वायुमंडल से निकलने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ा तो वायुमंडल के द्वारा बहुत सारे सूर्य की किरणों को वेस्ट कर दिया जाता है, इधर उधर स्कैटर्ड कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अगर सूर्य की किरणें वायुमंडल में लंबवत पड़ती है तो वो वायुमंडल में कम दूरी तय करता है। कम दूरी तय करने के कारण क्या होता है कि वो वायुमंडल के द्वारा जो वेस्टेज होता है, बर्बादी होता है, जैसे एयर जो है बहुत सारा सूर्य की किरणों को स्कैटर्ड कर देता है, इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जो है वायुमंडल के द्वारा कम डिस्ट्रॉय किया जाता है और सतह पे अधिक पहुंचती है। तो यह भी एक कारण है। लंबवत किरणें के साथ दो कारण हो जाता है। पहला कारण होता है कि वो कम सरफेस एरिया पे पड़ता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है तो उतना ही दूर में वो काफी गर्मी फेंक कर देता है। तिरछी किरणों का क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिसके कारण गर्मी कम फैल पाता है, सतह जल्दी गर्म नहीं हो पाता है, ठीक। लंबवत किरणें जो है ये वायुमंडल में कम दूरी तय करती है, तो वायुमंडल में कम दूरी तय करने के कारण जो है वायुमंडल के द्वारा बर्बादी जो है, सूर्य की किरणों का वेस्टेज जो है ये कम होता है, ठीक है। तिरछी किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, तो अधिक दूरी तय करने के कारण तिरछी किरणें जो होता है वो वायुमंडल के द्वारा उसको डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा किया जाता है, डिस्ट्रॉय भी बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को मोटा मोटी हम लोगों को जानना है कि सन का परपेंडिकुलर रे बहुत ही जल्दी डिसाइड करेगा कि सन का रे जो सोलर एनर्जी है, ये इंसोलेशन जो है ये कहां पे अधिक होगा और कहां पे कम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इंसोलेशन जब लंबवत किरणें हैं, ठीक है, इंसोलेशन जो है ये हम इस चीज को समझ गए कि जो हमारा इंसोलेशन है यानी कि सूर्य ताप है, ठीक है, ये तीन चीजों पे, पहला तो डिपेंड किया किस चीज पे, एंगल ऑफ सन्स रे, यानी कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितना डिग्री के एंगल पे आया। अगर एंगल ऑफ सन्स रे परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर एंगल ऑफ सन्स रे परपेंडिकुलर है तो इंसोलेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ सन्स रे ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब तिरछी किरणें हैं, तो इंसोलेशन आपको मिनिमम होते चले जाएगा। क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर रे जो है ये आपको अधिक सूर्य ताप देता है, तिरछी किरणें जो है ये आपको कम सूर्य ताप देता है, ठीक है। अब ये कैसे निर्भर होगा, तो देखो एंगल ऑफ सन्स रे तीन चार चीज पे और निर्भर करता है। जैसे जो एंगल ऑफ सन्स रे है यानी कि सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है,
ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है तीन चीज पे। एक तो निर्भर करता है रोटेशन पे, अर्थ के रोटेशन पे, यानी कि घूर्णन से, ये घूर्णन से प्रभावित होता है, ठीक है। दूसरा ये प्रभावित होता है अर्थ के रिवॉल्यूशन से, पृथ्वी के परिक्रमण से, परिक्रमण से भी एंगल ऑफ सन प्रभावित होता है। तीसरा प्रभावित होता है एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, एक्सियल टिल्ट है, रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है, ये सब आपको एंगल ऑफ सन रे डिसाइड करेगा। कैसे करेगा हम तुमको बताते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग समझते हैं एक सिंपल सा डायग्राम से। यहां एक ग्लोब की जरूरत पड़ेगी। देखो ये हमारे पास एक ग्लोब है, ठीक है, और हम सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी रोटेट करते रहती है, ठीक है। तो चूंकि अर्थ का रोटेशन होता है और यहां पे मान लो हमारा सूर्य है, तो वन बाय वन करके सभी लोग, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, एक बार दिन होता है और एक बार रात होता है, ठीक है। तो रोटेशन क्या करेगा, एंगल ऑफ सन रे को प्रभावित करेगा, सूर्य की किरणों को प्रभावित करेगा। तुमसे पूछा जाएगा कि क्या इंसोलेशन अर्थ के रोटेशन से प्रभावित होता है, तो बोलोगे हाँ प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है, जरा हम लोग समझते हैं इसको कि रोटेशन किस तरह से प्रभावित करता है, रोटेशन कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। देखो मान लो कि तुम्हारा जो है ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये तुम्हारा कोई शहर है, ये शहर पी है, अर्थ के सरफेस पे पी नामक कोई सिटी है, ठीक। तो तुम देखते हो कि जो सुबह होता है, सुबह में देखते हो कि सूर्य तुमको पूरब की ओर दिखता है, सन जो है वो तुमको पूरब की ओर सुबह में दिखता है, ठीक है। तो सन अगर सुबह में तुमको पूरब की ओर दिखता है तो तुम्हारे शहर पे सुबह में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ठीक है। देखो मान लो, और ये एक और चीज देखो समझना है, ठीक है। इसके बगल में हम क्या किए, एक वायुमंडल बना लिए, ये हम एक वायुमंडल बना लिए, ये हमारा वायुमंडल बन गया, ठीक है। तुम देखोगे कि सुबह में सूर्य की किरणें, सूर्य तुमको पूरब में दिखेगा तो सुबह में सूर्य की किरणें तुम्हारे शहर पे तिरछी होती है, ठीक है, ऑब्लिक होता है, ठीक। इसीलिए सुबह में सूर्य ताप कम होता है, धूप तुमको कम लगेगा। जब तुम सुबह में धूप में निकलोगे बाहर तो तुमको लगेगा कि सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, धूप बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगा, दोपहर में सूर्य तुमको ओवरहेड हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो दोपहर में अगर सूर्य ओवरहेड हो जाता है, ऊपर आ जाता है तुम्हारे, तो सीधी सी बात है तुम्हारे शहर में दोपहर में जो है सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो दोपहर में जब तुम्हारे शहर में सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है तो ऑब्वियस बात है दोपहर में सूर्य ताप बढ़ जाता है उसी शहर पे, पी शहर पे, ठीक है। शाम को फिर सूर्य जो है ये तुमको पश्चिम की ओर दिखने लगता है। तो शाम को जब सूर्य फिर से तुमको पश्चिम की ओर दिखने लगता है, ये तुम्हारा सन है, ठीक है। तो शाम को देखोगे कि सूर्य की किरणें जो है ये फिर से तिरछी हो गई, ठीक। तो हमसे पूछा जाएगा कि क्या रोटेशन के कारण, अर्थ के घूर्णन के कारण सूर्य ताप प्रभावित होता है, तो हाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि रोटेशन के ही कारण हमको दिन और रात होता है। रोटेशन के ही कारण हम देखते हैं कि सुबह में सूर्य पूरब की ओर दिखता है, दोपहर को ओवरहेड दिखता है, शाम को पश्चिम की ओर दिखता है, ठीक है। तो इस नियम से सुबह में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है तुम्हारे शहर पे, दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है और शाम को फिर से सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। अब इस डायग्राम में भी तुम देखो कि अगर सूर्य की किरणें तिरछी हो गई है, अगर सूर्य का किरणें ऑब्लिक हो गया है, तो तुम इस डायग्राम से नोटिस किए होगे कि तिरछी किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय किया, है ना। और चूंकि तिरछी किरणों के द्वारा वायुमंडल में अधिक दूरी तय किया गया, तो वायुमंडल के द्वारा इसकी बर्बादी भी अधिक होगा, डिस्ट्रक्शन भी अधिक होगा, ठीक। लंबवत किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय किया, ठीक है। तो लंबवत किरणें कम दूरी तय करने के कारण वायुमंडल के कारण इसका डिस्ट्रक्शन भी कम होता है। फिर से तिरछी किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय किया, तो तिरछी किरणें और लंबवत किरणें बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये बहुत ही मैटर करता है कि सूर्य ताप आपको अधिक होगा कि सूर्य ताप आपको कम होगा, ठीक है। तो क्या
पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का जो रोटेशन है, ये सूर्यताप को प्रभावित करता है। तुमसे एमसीक्यू वगैरह का ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि रोटेशन क्या सूर्यताप को प्रभावित करता है, तो हाँ करता है। आपके सिटीज पे कभी सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है, कभी सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। एक दिन में, पूरे दिन तुम्हारे शहर में, तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे ही एरिया में सूर्य की किरणें 1 डिग्री के एक ही एंगल से नहीं पड़ता है। सुबह से शाम तक उसका एंगल बदलते रहता है। और ये क्यों बदलते रहता है? अर्थ के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो आई होप सूर्यताप को प्रभावित करने वाला पहला कारण समझे, रोटेशन, ठीक। इसी से संबंधित दूसरा चीज जानो कि सूर्यताप को प्रभावित करने में दूसरा कारण हो सकता है आपको रिवॉल्यूशन, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण, ठीक है। एवं, इसमें दोनों एक साथ आएगा, एवं एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ठीक है। अब यह भी समझना, परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ये दोनों भी सूर्य की किरण, सूर्यताप को जो है ना प्रभावित करते रहता है। ये पिछले क्लास में पृथ्वी की गतियां वाला जो चैप्टर है, ये गतियां वाले चैप्टर में तुम इसको जाके पढ़ना, ठीक है। पृथ्वी की गतियां वाले चैप्टर में हम तुमको बताए थे कि अर्थ का जो मोशन ऑफ द अर्थ वाला है, ये हम तुमको वीडियो, पहला वीडियो होगा आई होप कि, या दूसरा वीडियो होगा, उसमें जाके ये देख लेना, ठीक है। इसमें हम ये बताए थे कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, केंद्र में रख लो सूर्य, और तुम देखते हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से परिक्रमा करती है। तो दो फैक्टर है, एक पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 से झुकी है, दूसरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहती है, रिवॉल्व करते रहती है। तो इस फैक्टर को हम ऐसे देखते हैं कि सूर्य, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, इसके कारण सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है कर्क रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक। फिर देखते हैं कि पृथ्वी घूमते हुए यहां पहुंचती है, परिक्रमा करते हुए यहां पहुंचती है। तो देखते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है मकर रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक। फिर देखते हैं बीच में 2 दिन आता है, एक आता है 21 मार्च, दूसरा आता है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को देखते हो कि सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती है विषुवत रेखा पर। तो ये जो सूर्य की किरणें मूव कर रहा है कि विषुवत 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत हो जाती है, फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर लंबवत हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और साथ ही साथ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, ठीक है। अगर मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं करती और सिर्फ वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई रहती, तो सूर्य की किरणें जहां पे जिस एंगल से पड़ रहा है हमेशा वही रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक। लेकिन चूंकि ये परिक्रमा कर रही है, तो एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत हो जाता है, दूसरे बार सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत हो जाती है, एक बार सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर हो जाता है, दूसरे बार सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। दूसरा, अर्थ अगर अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से नहीं झुकी हुई होती, अर्थ अगर सीधी होती 90 डिग्री पे होता, तो फिर क्या होता? सूर्य, पृथ्वी को तुम कहीं पे घुमा के लेके चले जाओ, ठीक है, सूर्य की किरणें हमेशा विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती, सूर्य की किरणें हमेशा इक्वेटर पर लंबवत पड़ती। तो तुम पृथ्वी को चाहे यहां रखो, चाहे पृथ्वी को यहां रखो या यहां रखो या यहां रखो, तुम कहीं भी रखो, ठीक है, तुम देखोगे कि सूर्य की किरणें हमेशा विषुवत रेखा पर ही लंबवत पड़ते रहती, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुकी है और साथ ही साथ पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यानी कि रिवॉल्व करते जा रही है। इसका परिणाम यह होता है कि सूर्य की किरणें एक बार कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर हो जाता है, दूसरे बार मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर हो जाता है। इस बीच में 2 दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। इसका अर्थ हुआ कि रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है, सन का जो रे है,
ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तीनों के बीच, यहां से यहां तक, इस दोनों के बीच घूमते रहता है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और बीच में इक्वेटर है। ठीक है, तो सन का रे इस दोनों के बीच घूमते रहता है, परपेंडिकुलर रे। ठीक है, और ये तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है, रिवॉल्यूशन के कारण एंगल ऑफ सन्स रे प्रभावित होता है, तो हाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत है। ठीक, इसके अलावा बीच में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर हो जाता है इक्वेटर पे। तो इट मींस कि सन का जो रे है वो एंगल ऑफ सन्स रे जो है, सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है, ये प्रभावित होता है तीन चीज से। पहला रोटेशन से, रिवॉल्यूशन से और एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ से, ये तीनों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो आई होप हम लोग पहला वाला पार्ट क्लियर किए कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन है। ये वाला टॉपिक था हम लोगों का। ठीक है, ये वाला टॉपिक था कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। ठीक है, यही जानते हैं। तो सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक में सबसे पहला कौन सा देखे? सूर्य की किरणों का आपतन कोण, कि सन का जो रे है ये अर्थ के सरफेस पे कितने डिग्री के एंगल से पड़ रहा है। अगर सन का रे परपेंडिकुलर है तो सूर्यताप अधिक होगा, ऑब्लिक है तो कम होगा। और ये और भी चीजों पे निर्भर करता है, घूर्णन पे, परिक्रमण पे, पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट पे, अक्षीय झुकाव पे। आई होप यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर। ठीक, तो सूर्यताप को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारण हम लोग समझे। ठीक, इसी में हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक कर रहे थे सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। फिर से यहां पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें पहला कारण देखें, एंगल ऑफ सन्स रे। एंगल ऑफ सन्स रे, ठीक है, सूर्य की किरणों का आपतन कोण, ये हम जान ले। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में हम फिर से लिख देते हैं, परपेंडिकुलर रे मैक्सिमम इंसोलेशन, इसमें इंसोलेशन अधिक होता है। ठीक है, ऑब्लिक रे, ऑब्लिक मतलब तिरछी किरणें, ठीक है, लो इंसोलेशन, लो इंसोलेशन। ठीक है, ठीक। इसके अलावा एंगल ऑफ सन्स रे इस पे भी डिपेंड करता है, अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है, अर्थ के रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, अर्थ के एक्सियल टिल्ट पर डिपेंड करता है, एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि ये डिपेंड करता है पृथ्वी के घूर्णन पर, परिक्रमण पर और अक्षीय झुकाव पर। ये सब एमसीक्यू पे पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, तुमसे ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, पूछ देगा। ठीक, तो इसको इस समय कंफ्यूज नहीं करना है, इसको कैसे बनाएंगे इस सब तरह का चीज में नहीं जाना। इस बेसिक बात को जानो कि तुमसे पूछा जाएगा कि सूर्यताप निम्नलिखित में से किस सब चीज पे निर्भर करता है। क्या अर्थ के रोटेशन पे निर्भर करता है? हाँ। रिवॉल्यूशन पे करता है? हाँ। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव पे करता है? हाँ। ठीक है, ये सब चीज को यस में ले लेना। ये सब सूर्यताप को यानी इंसोलेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये सब जान गए। एंगल ऑफ सन्स रे का क्या कहानी है भाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा कि एंगल ऑफ सन्स रे कहां पे परपेंडिकुलर है। ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर एंगल ऑफ सन्स रे आपको परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा
जिस जगह पे एंगल ऑफ सन्स रे यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत होगी उसी जगह आपको सूर्य ताप अधिक मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग अब आगे पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक, दूसरा पॉइंट है हम लोगों का सूर्यताप को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारण है वो कारण है लेंथ ऑफ डे, यानी कि दिन की लंबाई। दिन की लंबाई कितनी है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये सब आसान सब कारण है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर तुम्हारे शहर पे दिन की लंबाई अधिक है, लेंथ ऑफ डे अधिक है, तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। अगर तुम्हारे शहर पे लेंथ ऑफ डे कम है, दिन की लंबाई कम है, तो सूर्यताप भी घट जाएगा। ठीक है, तो सूर्यताप बढ़ेगा, सूर्यताप घटेगा, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि दिन की लंबाई कितनी है। अगर दिन की लंबाई बढ़ रहा है तो सूर्य की किरणें अधिक देर तक तुम्हारे शहर पे पड़ती है, और अगर सूर्य की किरणें तुम्हारे सिटीज पे अधिक देर तक पड़ेगा तो आपको जो है सूर्यताप बढ़ेगा। और अगर दिन की लंबाई कम होते जा रही है तो सूर्य की किरणें आपके सतह पे कम पड़ती है और दिन की लंबाई घट जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि मान लो अभी जो हम लोगों का इंडिया है, इस समय आपको जनवरी मंथ चल रहा है, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति भी है। ठीक है, और क्लास के सिलसिला में मकर संक्रांति का आप लोगों को नहीं दिए हैं, आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, अब हम लोग को ये बात जानते हैं कि आज हम लोगों का 14 जनवरी है, मकर संक्रांति के दिन हम लोग जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण हो रहा है का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ अब जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आ रहा है। ठीक है, सूर्य की लंबवत किरणें, परपेंडिकुलर किरणें जो है ये उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करना शुरू हो जाएगा बढ़िया से। तो ऑल्दो सूर्य की जो परपेंडिकुलर किरणें हैं वो 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध पे बढ़िया से आना शुरू होता है, लेकिन हम लोग अपने पुराण अनुसार मानते हैं कि 14 जनवरी के बाद सूर्य की किरणें अब उत्तरी गोलार्ध की ओर लंबवत होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण कि अब गर्मी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ठीक है, अब ठंड जो है तुम्हारा धीरे धीरे करके कम होते चला जाएगा। हालांकि वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग ये बोले कि अगर मान लो दिन की लंबाई अधिक है, जैसे इस समय हम लोगों का जनवरी चल रहा है, तो भारत में दो घटना एक साथ हो रही है। पहले भारत कहां पे है? भारत है उत्तरी गोलार्ध पे, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है और साथ ही साथ इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। तो हो क्या रहा है कि आज के डेट में सूर्य की किरणें लंबवत है दक्षिणी गोलार्ध पे, साउदर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होता है मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और ये 14 जनवरी है, 14 जनवरी है। इसका अर्थ है सूर्य की किरणें मकर रेखा कहीं आसपास कहीं होगा, भले थोड़ा उत्तर की ओर होगा। तो सूर्य की किरणें अभी लंबवत परपेंडिकुलर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर पे। इंडिया में इस समय सूर्य की किरणें ऑब्लिक पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है। तो एक तो भारत में इस समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण तिरछी किरणों पड़ने के कारण भारत में सूर्यताप जो होता है, इंसोलेशन जो होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। और जब भारत में इंसोलेशन आपको कम हो जाता है तो सीधी सी बात है कि इंडिया में टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ दिसंबर महीना में भारत में दिन की लंबाई भी कम हो जाती है। ठीक है, और दिन की लंबाई कम होने के कारण सूर्यताप और घट जाता है। तो दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट पड़ने के कारण एक तो सूर्य की किरणें तिरछी हो गई और दूसरा दिन की लंबाई भी कम हो गई। तो दोनों एक साथ होने के कारण जो इंडिया है या इस सब तरह का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उस पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, क्योंकि सूर्यताप में बहुत अधिक रिडक्शन होता है। ठीक, इसके विपरीत होता है जून महीना में। जून महीना में क्या होता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत पड़ती है। तो जून महीना में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत पड़ती है, तो जून महीना में सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पे बहुत अधिक इंसोलेशन दे देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इंसोलेशन बढ़ जाता है, सूर्यताप बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्मी बढ़ेगा। साथ ही साथ जून महीना में जो है दिन की लंबाई भी अधिक हो जाती है। तो दिन की लंबाई अधिक हो जाने के कारण जून महीना में जो है गर्मी और बढ़ जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमको जानना है कि दिसंबर में दोनों कंबाइंड होता है उत्तरी गोलार्ध पे। एक तो सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और दूसरा दिन की लंबाई घट जाती है।
दोनों के संयुक्त इफेक्ट से दिसंबर वगैरह काफी ठंडा हो जाता है। जून महीना में इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन का रे जो है कर्क रेखा वगैरह के आसपास लंबवत हो जाती है और दिन की लंबाई भी बढ़ जाती है, तो गर्मी काफी अधिक हो जाता है। अब आपके लिए इससे हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, लेंथ ऑफ डे, ठीक है, लेंथ ऑफ डे अगर हम दो हेमिस्फीयर की बात करते हैं, एक बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, यानी कि हम लोग बात किए उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है, और एक हम लोग बात किए सॉदर्न हेमिस्फीयर पर, सॉदर्न हेमिस्फीयर पर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है, ठीक है। 21 जून को जो हमारा 21 जून होता है, 21 जून या जून महीने में एक तो दोनों चीज होता है, पहला परपेंडिकुलर रे ऑफ सन, परपेंडिकुलर रे ऑफ सन यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें होती है, और दूसरा लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे दिन की लंबाई अधिक होती है, लेंथ ऑफ डे जो होता है वो लॉन्ग होता है, अधिक होता है। दोनों का संयुक्त इंपैक्ट होता है आपको समर सीजन, ठीक है। लेकिन यही जो है आपको दिसंबर महीना में क्या होता है, ठीक है। यहां पे आपको अगर हम लोग इसी घटना को हम लोग दिसंबर महीना में लेके चले जाए, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे यही घटना अगर हम 22 दिसंबर को देखते हैं, ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होता है, पहला ऑब्लिक रे ऑफ सन, ऑब्लिक रे ऑफ सन सूर्य की किरणें तिरछी होती है, दूसरा शॉर्ट लेंथ ऑफ डे, शॉर्ट लेंथ ऑफ डे दिन की लंबाई कम हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है विंटर, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पे, इसका अपोजिट हो जाएगा। 21 जून को यह घटना जो उत्तरी गोलार्ध पे है वो यहां पे उसका रिवर्स हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पे, और दिसंबर में जो उत्तरी गोलार्ध पे घटना है वो दक्षिणी गोलार्ध पे उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात तो हम समझे। अब एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछेंगे कि जो तुमको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया जा सकता है, तुम इसको लिखना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1, इसको थोड़ा सा तुम लिख के हम लोगों को ग्रुप में सेंड करना। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन लिखना, ठीक है। लिखो कि ध्रुवीय प्रदेश पर दिन की लंबाई 6 माह तक हो सकती है, 6 माह तक हो सकती है। इसके बावजूद इसके बाद भी वहां का तापमान काफी कम रहता है, कम रहता है। क्यों, ठीक है। इसको मान लो तुम 60 वर्ड्स में हमको लिख के दो, 60 वर्ड में। जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना डिस्क्रिप्टिव का वो 4 नंबर का होगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में हम मानते हैं कि 50, 60, 70 वर्ड में अगर तुम कुछ अच्छा लिख दिए तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखो, इन स्पाइट ऑफ 6 months long day in polar region,
why temperature remains very low। ठीक है, इसको 60 वर्ड्स में तुम लिखो। ठीक, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अगर तुम लोग देना चाहते हो ना तो थोड़ा सा लिखना सीखना होगा। ठीक, ये क्या कारण हो सकता है, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई अगर तुम कहते हो कि दिन की लंबाई अधिक होने पे आपको सूर्य ताप अधिक मिलता है और सूर्य ताप अधिक मिलने के कारण जो है आपको गर्मी ज्यादा होती है, तो भाई इस नियम से तो जो ध्रुवीय प्रदेश है, पोलर रीजन है, उस पे तो 6-6 महीने का दिन होता है, तो 6 महीने के दिन होने के बावजूद भी वहां पे सूर्य ताप कम क्यों होता है? देखो, एक्सप्लेन करना इसमें 3 कारण हिंट के रूप में हम तुमको देते हैं। एक कारण तुम थोड़ा आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन इतना हम तुमको बता देते हैं। ठीक है, पहला कारण देना कि ध्रुवीय प्रदेश पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है, सन का जो परपेंडिकुलर रे होता है, वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ऊपर जाने पे सूर्य की किरणें तिरछी हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कर्क रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर चलते जाएंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी। तो ध्रुवीय प्रदेश पे सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती है, और तिरछी किरणें पड़ने के कारण जो है वो वहां पे सूर्यताप घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पे सूर्य की किरणें कम पहुंचती है। ठीक है, सूर्यताप कम मिलता है, सोलर एनर्जी कम मिलता है। साथ ही साथ वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है, तो चूंकि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी यानी कि ऑब्लिक रे पड़ता है, तो वो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, और अगर वो वायुमंडल में अधिक दूरी तय किया है तो वायुमंडल के द्वारा डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो गया। 2 कारण दिए। तीसरा कारण जो तुम आगे चलोगे वो हम तुमको बताते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश जो होता है, पोलर रीजन जो होता है, वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। पोल वगैरह का जो एरिया होता है ना, उसमें काफी आइस होता है, बर्फ बहुत अधिक रहता है। क्यों? ठंड के कारण। अब अगर वहां पे बर्फ ज्यादा रहता है तो उसका एल्बिडो ज्यादा होता है। अब हम तुमको समझाएंगे एल्बिडो किसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के इसको डिस्कस करना ही है टेम्परेचर वाले चैप्टर में, बट हम तुमको एल्बिडो बताते हैं। एल्बिडो का अर्थ होता है परावर्तन करने की शक्ति। अब अगर मान लो बर्फ है, तो बर्फ का बर्फ का जो फ्रेश स्नो है ना, उसका एल्बिडो 90% तक हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर वहां पे 100 यूनिट सूर्य की किरणें पहुंचती है तो 90 यूनिट को वो परावर्तित कर देता है, केवल 10 को एब्जॉर्ब करता है। तो चूंकि वहां परावर्तन बहुत अधिक होता है, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां का जो सतह है वो सूर्य की किरणों को कम एब्जॉर्ब करता है, कम अवशोषित करता है। जिसके कारण क्या होता है कि ध्रुवीय प्रदेश जो है, पोलर रीजन जो होता है, वहां पे 6 महीना का दिन होने के बावजूद भी वहां का सतह ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है, और सतह गर्म नहीं होने के कारण वहां का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला, एंगल ऑफ सन्स रे। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सन्स रे इन एटमॉस्फेयर। और तीसरा हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे एल्बिडो, यानी कि आइस का क्या उस पर असर पड़ता है, फ्रेश आइस का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों को डिस्कस करोगे तो ये तुम्हारा 60 वर्ड पूरा हो जाएगा। तो अगर मान लो कभी कभी हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये पूछ दे तो ये बड़ा आसानी से हम लोगों को बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या सीखे, ये तो स्लाइड में दे दिए हैं क्वेश्चन, इसको तुम लोग देखना। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे कि दिन की लंबाई भी सूर्य ताप को प्रभावित कर सकता है, लेंथ ऑफ डे भी जो है वो सोलर रेडिएशन को प्रभावित करता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला अभी तक 2 कारण देखे। पहला कारण देखे हम लोग एंगल ऑफ सन्स रे, ठीक है, सूर्य की किरणों का आपतन कण। दूसरा देखे लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई। ठीक, तीसरा कारण अब हम लोग देखेंगे। ठीक, थर्ड रीजन हम लोग देखेंगे, ये सब माइनर रीजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एंगल ऑफ सन्स रे। ठीक है, थर्ड रीजन है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की
दूरी। ठीक है, देखो मोशन ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको जानना जरूरी है। अगर इस सब चीज को जानोगे तो तुम इस बात से भली भांति परिचित हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा एक समान नहीं होती है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलते रहता है। ये थोड़ा सा फैक्ट के लिए तुमको जानना जरूरी है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का क्या अर्थ हुआ। यहां पे इसको ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि हम सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते जा रही है। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, जो अर्थ है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक, तो हम देखते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ते और घटते रहता है। एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाता है, दूसरे समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाता है। ये सब हम लोग पृथ्वी की गतियां में हम लोग पढ़े थे। इसको कहा जाता है इंग्लिश में पेरिहीलियन, यानी कि उपसौर। ठीक है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो तो इसको कहा जाता है एपीहीलियन, यानी कि अपसौर। ठीक है, उपसौर जो होता है ये होता है आपको 3 जनवरी को। ठीक है, और अपसौर जो होता है ये होता है आपको 4 जुलाई को। ठीक है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलते रहता है, क्या ये सूर्यताप को प्रभावित करता है? तो हाँ, ये भी सूर्यताप को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव, ये सब का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कैसे प्रभावित करता है? देखो, तुम इसको समझोगे कि 3 जनवरी को जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी है तो 3 जनवरी को हम लोगों को क्या होना चाहिए? गर्मी लगना चाहिए, लेकिन हम लोगों को काफी ठंड लगती है। ठीक है, अभी जनवरी महीना चल रहा है, देख लो कितना ठंड है। क्यों ठंड है इतना ठंड? इसीलिए हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के शहर में सूर्य की किरणें अभी तिरछी चल रही है, ऑब्लिक रे पड़ रहा है। तो भले तुम दूरी कम कर लो, लेकिन चूंकि पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक नहीं आती है, अगर दूरी की बात करोगे तो न्यूनतम दूरी हो जाता है 14.80 करोड़ किलोमीटर के आसपास, अधिकतम दूरी हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो तुम बहुत ज्यादा नजदीक नहीं गए हो, केवल तुमको औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो तुम 14.80 हुए हो तो केवल 20 लाख किलोमीटर से नजदीक गए हो। करोड़ों किलोमीटर की तुलना में ये बहुत कम दूरी हुआ। ठीक है, तो तुम केवल अभी भी तुम 14.80 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर हो, और अगर तुम दूर भी चले गए तो केवल तुम 20 लाख किलोमीटर दूर गए। तो कोई बहुत ज्यादा नजदीक और बहुत ज्यादा तुम डिस्टेंस पे नहीं गए, ये थोड़ा सा फर्क किया। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। होता क्या है कि 3 जनवरी को सूर्य की किरणें भारत पे उत्तरी गोलार्ध पे तिरछी पड़ती है, तो इसके लिए ठंड रहता है। भले दूरी थोड़ा सा घट गया फिर भी ठंडी रहेगा। ठीक, 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तो 4 जुलाई को अगर उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें लंबवत होती है तो भले जुलाई महीना में दूरी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन गर्मी ही रहेगा क्योंकि लंबवत किरणें पड़ रही है। बट इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये फैक्ट के रूप में याद रखना। 3 जनवरी को याद रखना, ये सब फैक्ट कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, NH मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पे 3 जनवरी को क्या पड़ने वाला है? उत्तरी गोलार्ध पे 3 जनवरी को ठंड रहेगा, कोल्ड रहेगा। ठीक है, कोल्ड क्यों रहेगा? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी है। लेकिन चूंकि पृथ्वी सूर्य के नजदीक चली गई है तो ठंड थोड़ा सा कम पड़ेगा, यानी कि ठंड में उतना सीवियरिटी नहीं रहेगा, ठंड उतना अधिक नहीं पड़ेगा जितना उसको पड़ना चाहिए। तो ठंड जो है, कोल्ड जो है उत्तरी गोलार्ध पे, ये 7% से लेस हो जाता है, 7% लेस सीवियर कोल्ड। ठीक है, 7% से ठंड घट जाती है, 7% से ठंड घट जाती है उत्तरी गोलार्ध पर। क्यों? उत्तरी गोलार्ध पे पड़ना तो ठंडी है, लेकिन ठंड में 7% से कमी आ जाएगा, 7% से रिडक्शन आ जाएगा। क्यों रिडक्शन आ जाएगा? क्योंकि आप थोड़ा सा नजदीक चले गए। तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जितना ठंड पड़ना चाहिए
उससे 7% कम ठंड पड़ेगा, 7% लेस सीवियर कोल्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसका उल्टा होगा उत्तरी गोलार्ध पे, दक्षिणी गोलार्ध पे। दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होगा ये भी जान लो। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के लिए हम कलर बदल देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं करना। 3 जनवरी को सॉदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होने वाला है? सॉदर्न हेमिस्फीयर पे 3 जनवरी को आपको गर्मी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दिसंबर महीना में सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लंबवत है। तो चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत है दिसंबर महीना में, तो उसी के नजदीक 3 जनवरी है। तो इस समय सूर्य की किरणें लंबवत चल रही है दक्षिणी गोलार्ध पर। तो दक्षिणी गोलार्ध पे होगा तो गर्मी, लेकिन एक तो गर्मी है, दूसरा आप सूर्य के थोड़ा नजदीक चले गए, तो गर्मी भी है और आप सूर्य के थोड़ा नजदीक भी चले गए तो गर्मी बढ़ जाएगा। गर्मी जो है वो 7% से अधिक होगा। तो यहां पे दक्षिणी गोलार्ध पे आपको आएगा समर, यहां पे गर्मी होगा। ठीक है, समर होगा। ठीक है, लेकिन ये समर जो है ये 7% से अधिक गर्मी पड़ती है, 7% अधिक गर्मी पड़ती है, 7% मोर सीवियर समर। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से आप नजदीक चले गए। तो ये याद रखना कि 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध पे ठंड 7% से घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि आप सूर्य के थोड़ा नजदीक आ गए। ठीक है, लेकिन पड़ना तो ठंडी है। और गर्मी दक्षिणी गोलार्ध पे 7% से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से आप नजदीक भी चले गए। ठीक, इसी का जस्ट रिवर्स होगा यहां पे। ठीक है, अगर हम अब यहां पे ये पहुंचते हैं, कोई भी चीजों को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना, याद रखना। हम कोई भी चीज जब तुमको पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा छोड़ ये नहीं करेंगे। कोई भी चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तब जाके तुम आज के मार्केट में compete कर पाओगे। ठीक है, अगर रियल में तुमको एक जॉब लेना है तो चीजों को बेहतर समझ के साथ ही सीखना की कोशिश करो। केवल हमको ये पता नहीं रहे, उसका समझ, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करो। जब तक उसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करोगे वो तुमको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज सबको समझो। इस सबको हम लोग जो समझा रहे हैं 1 by 1 तोड़ तोड़ के डिटेल में, उसका मेन कारण यही है। ठीक, अब एपीहिलियन में क्या होता है? एपीहिलियन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब एपीहिलियन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और ये कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक, तो 4 जुलाई को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा? NH मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध पर 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध पे तुमको क्या पड़ने वाला है? गर्मी। यहां पे होगा तो गर्मी ही, समर। समर क्यों होगा? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें लंबवत है। लेकिन डिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा? डिस्टेंस का यह प्रभाव पड़ेगा कि 4 जुलाई को होना तो है गर्मी, लेकिन चूंकि आप सूर्य से दूर चले गए हैं, तो सूर्य से दूर जाने के कारण आपका गर्मी जो है वो 7% से घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि 7% लेस सीवियर समर, यानी कि 7% से गर्मी कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, 7% से कम हो जाती है। ठीक, घट जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? चूंकि गर्मी पड़ेगा, लेकिन चूंकि तुम दूर चले गए हो तो गर्मी 7% से घट जाएगा। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध पे अब क्या होगा? ठीक है, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध पे सॉदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा? जुलाई महीना है तो सॉदर्न स्फीयर पे पड़ेगा आपको कोल्ड, यानी कि ठंडी। ठीक है, बट 7% मोर सीवियर कोल्ड। ठीक है, 7% से ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि इसमें 7% से जो यहां पे देखो, अगर दक्षिणी गोलार्ध पे इस समय ठंड पड़ेगा, ठंड क्यों पड़ेगा? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध पे। लेकिन चूंकि एक तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ठंड है, ऊपर से तुम दूरी भी बढ़ा लिए हो, सूर्य से अधिक दूरी चले गया है, तो ठंड जो है 7% से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, क्या इसका सूर्यताप पे प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो बदलते रहती है, इससे सूर्यताप बार बार प्रभावित होते रहता है, सूर्यताप इफेक्टेड होते रहता है।
क्लियर है यहां तक? तो हम लोग क्या सब टॉपिक को अभी तक देखे? 2-3 बच गया इसमें, ठीक है। हम देखे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, ठीक है। सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक में सबसे पहले हम लोग देखे कि भाई एंगल ऑफ सन्स रे, सूर्य की किरणें कितने डिग्री के कोण से पड़ती है, ठीक। और ये तो बड़ा डिटेल में देखे थे, और इसमें ये देखे थे कैसे उसको रोटेशन, रिवॉल्यूशन, एक्सियल टिल्ट प्रभावित करता है, ठीक। दूसरा देखे लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई भी सूर्यताप को प्रभावित करता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डे वाला मैटर को भी हम लोगों को क्लियरली इसमें हम समझे थे, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखे कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारण है वो है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जो बार बार आपको बदलते रहती है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी चेंज होते रहती है, जिसके कारण कि सूर्यताप आपका प्रभावित होते रहता है, ठीक है। तो ये 3 हुआ। 1-2 चीज और इसमें डालेंगे हम लोग, ठीक है। 1-2 चीज और डाल देते हैं, उसके बाद ये फाइनली खत्म हो जाएगा। सूर्यताप को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक भी जान लो, तीसरा नहीं चौथा होगा ये। चौथा कारण है सौर कलंक। सौर कलंक, सन स्पॉट। ये सब एकदम माइनर कारण है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, एकदम थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा तो करेगा, ठीक है। सौर कलंक क्या, ये भी समझा देते हैं। देखो, सूर्य से हमेशा जो है एक वास्तव में क्या होता है ना कि सूर्य का सतह काफी गर्म होता है। मान लो यहां पे सूर्य है, सन है, ठीक है। सन से क्या होता है, कई बार परमाणु का तूफान निकलता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत तेज ब्लास्ट होते रहता है। तो बहुत तेज ब्लास्ट होने के कारण क्या होता है, कई बार सूर्य से हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य के ग्रेविटी को तोड़ के यूनिवर्स में चला जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य के ग्रेविटी को तोड़ के यूनिवर्स में चला गया, इसको वास्तव में कहा जाता है सौर ज्वाला। इसको कहा जाता है सौर ज्वाला या सौर पवने, पढ़ोगे सोलर सिस्टम में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, ठीक है। तो जितना अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस इससे टूट टूट के निकलेगा, ठीक है, उस एरिया के आसपास सूर्य के सतह पे एक काला धब्बा पड़ने लगता है। यह काला धब्बा कहलाता है सौर कलंक, ठीक है। इसको कहा जाता है सन स्पॉट, ठीक है। अगर सौर कलंक की संख्या अधिक है, ठीक है, तो वहां से बहुत अधिक सौर ज्वाला निकलने की संभावना, और अधिक सौर ज्वाला निकलने के कारण पृथ्वी की सतह पे भी सूर्य की किरणें थोड़ा सा ज्यादा पहुंचती है, सौर ज्वाला अधिक मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पे सूर्यताप बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में। तो अगर सौर कलंक की संख्या सूर्य पे अधिक है, ठीक है, तो वहां से सौर ज्वाला सब अधिक निकला होगा, सोलर फ्लेयर सब अधिक निकला होगा, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पे सोलर इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन जो होता है या सूर्यताप जो होता है वो कुछ % से बढ़ जाता है, वो एकदम माइनर, जो बहुत अधिक असर नहीं करता है। लेकिन ये तुम्हारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर सौर कलंक की संख्या अधिक हो, सन स्पॉट की संख्या अधिक हो, तो क्या ये सूर्यताप को बढ़ाएगा, इंसोलेशन को प्रभावित करेगा? तो लिखना हाँ। अगर सौर कलंक की संख्या अधिक है तो इंसोलेशन अधिक होगा, अगर सौर कलंक की संख्या कम है तो इंसोलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सौर कलंक आपको सूर्यताप को प्रभावित करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये बहुत ही माइनर कारण है। और लास्ट कारण अब हम लोग पढ़ते हैं, जिसको 5वां कारण कहते हैं, उसको कहा जाता है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का अर्थ हुआ वायुमंडल का प्रभाव। हम तुमको पहले भी बोले थे कि अगर सूर्य की किरणें, ठीक है, हम तुमको पहले बोले थे कि अगर सूर्य की किरणें वायुमंडल में आपको अधिक दूरी तय करेगा तो वायुमंडल बहुत अधिक मात्रा में सूर्य की किरणों को बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय करेगा तो एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा कि किस तरह का वायुमंडल है, वो डिसाइड करेगा कि आपका इंसोलेशन कैसा होगा, ठीक है। अब देखो, ये जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणें जो ट्रेवल करके आ रही है, ये किस तरह के वायुमंडल से आ रही है, ठीक है। मान लो कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, थोड़ा सा ये लास्ट वाला पार्ट है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है,
और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर का वायुमंडल है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल है, ठीक है। मान लो 3 तरह का वायुमंडल है, या वायुमंडल पे देखो कि किस तरह का वायुमंडल है। अगर सूर्य की किरणें 3 प्लेस ले लेते हैं, ये प्लेस ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, तीनों का अलग अलग तरह का वायुमंडल है, ठीक है। मान लो यहां पे वायुमंडल जो है वो काफी क्लियर है, क्लियर एटमॉस्फेयर है। क्लियर एटमॉस्फेयर होने का अर्थ हुआ कि क्लियर एटमॉस्फेयर है, साफ वायुमंडल है। तो अगर आकाश साफ है, यानी कि सोचो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें आसमान में बादल नहीं के बराबर है, धूलकण वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अगर क्लियर स्काई है तो सूर्य की किरणें क्लियरली अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएगी। सूर्य की किरणों को वायुमंडल के द्वारा कम डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। लेकिन यहां पे सोचो कि तुमको हेजी एटमॉस्फेयर है। हेजी एटमॉस्फेयर मतलब यहां पे धूलकण वगैरह काफी अधिक है। तो अगर यहाँ पे धूल डस्ट सब बहुत अधिक है, ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें यहां से चलेगी तो डस्ट पार्टिकल से टकराएगा और टकरा के 3 चीज हो जाएगा। कुछ सूर्य की किरणें वापस परावर्तित हो जाती है, इसको कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ सूर्य की किरणें इधर उधर बिखर गया, इसको कहेंगे कि स्कैटरिंग हो गया, ठीक है। और कुछ सूर्य की किरणों को वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। कुछ सूर्य की किरणों को वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या होता है कि अगर वायुमंडल हेजी है, उसमें धूलकण वगैरह ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, तो वायुमंडल कुछ सूर्य की किरणों को वापस परावर्तित कर देती है, कुछ को इधर उधर बिखरा देती है, कुछ को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह पे कम सूर्य ताप पहुंचने देती है, सूर्य ताप की मात्रा को कम कर देती है, ठीक। अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे जो वायुमंडल है ये तुमको क्लाउडी है, यहाँ के वायुमंडल में बादल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्लाउडी वायुमंडल होने के कारण जो यहाँ पे सूर्य ताप आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो सन का रे आएगा, क्लाउड से टकरा के बहुत सारा सन का रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल किस तरह का है, ठीक है। जिस तरह का वायुमंडल होगा उसी तरह से अर्थ के सरफेस पे सूर्य ताप आएगा। आगे चल के भारत के भूगोल में तुम एक टॉपिक पढ़ोगे जिसको कहा जाता है अक्टूबर हीट, अक्टूबर की गर्मी। तुम देखते होगे अपने डे टू डे लाइफ में, ये तुम इमेजिन किए होगे कि भारत में जो है ये जुलाई अगस्त सितंबर में तुमको उमस वाला गर्मी पड़ता है, एक ऐसी गर्मी पड़ती है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, उमस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अक्टूबर में तुम देखोगे कि दिन में काफी गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा धूप आने लगता है, अचानक से धूप बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सितंबर महीना में मानसून रिट्रीट कर जाता है, मानसून वापस लौटता है। तो सितंबर महीना में जैसे भारत से मानसून लौटता है, स्काई जो है भारत का वो क्लियर हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, बादल कम हो जाता है। और अगर बादल घट गया तो बहुत अधिक मात्रा में सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पे पहुंचने लगती है अक्टूबर में, जिसके कारण दिन में धूप काफी चमकने लगेगा और बहुत ज्यादा चमकने के कारण अचानक से दिन में काफी गर्मी पड़ेगी और रात को ठंड पड़ने लगेगी, ठीक है। इसका एक और रीजन होता है कि उस समय चूंकि बारिश बहुत अधिक होता है, तो अधिक बारिश होने के कारण वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स वगैरह को भी जो है ना, उस सब को भी अर्थ के सरफेस पे सेटल्ड कर दिया जाता है, स्टेब्लिश्ड कर दिया जाता है, तो इसका और क्लियर हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या जो है धूप बहुत मतलब नहीं होता है, बहुत क्लियर सनलाइट तुमको सरफेस पे आएगा। तो वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो सनलाइट को 3 तरह से डिस्ट्रॉय करता है। एक या तो उसको प्रकीर्णन के द्वारा, जैसे इसमें देखो 3 तरह से इसका डिस्ट्रक्शन होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्लेक्शन मतलब हम बहुत सारे सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। दूसरा स्कैटरिंग के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है। बहुत सारे सूर्य की किरणों को हम इधर उधर स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हो सकता है आपको एब्जॉर्प्शन, यानी कि बहुत सारे सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा, एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है हमारा सोलर एनर्जी वायुमंडल एटमॉस्फेयर इंसोलेशन को प्रभावित करता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्या वायुमंडल की पारदर्शिता या वायुमंडल का जो क्वालिटी है,
ये इंसोलेशन को प्रभावित करेगा, तो हाँ करेगा। एटमॉस्फेयर किस तरह का है ये डिसाइड करेगा कि अर्थ के सरफेस पे कितना सन रे आएगा, ठीक है, या कितना सन रे को वापस डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सो फार वी हैव कम टू नो कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, सूर्यताप को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। पहला देखिए एंगल ऑफ सन्स रे, कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण, कि कितना डिग्री के एंगल से सूर्य की किरणें पड़ती है। दूसरा हम लोग देखे जो है क्या कहते हैं कि लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई आपको प्रभावित कर सकता है। तीसरा वहां पे हम लोग देखे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी बदलते रहती है वो भी सूर्यताप को प्रभावित कर सकता है। चौथा देखे थे कि एटमॉस्फेयर जो सोलर फ्लेयर्स जो है या सौर कलंक जो है जो सूर्य पे ज्यादा मिलता है वो भी इंसोलेशन को प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत कम ये सब करेगा। और चौथा आपको पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये भी देखे कि भाई कि जो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर किस क्वालिटी का है। एटमॉस्फेयर भी सोलर इंसोलेशन को बहुत अधिक मात्रा में आपको डिस्ट्रॉय करता है, उसको बर्बाद करता है या उधर उधर ये कर देता है, ठीक है, मतलब स्कैटरिंग के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा, एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ठीक है। तो आई होप हम लोग इस टॉपिक को कवर किए कि इंसोलेशन क्या है, बहुत ही डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को समझे। सबसे पहले हम लोग समझे कि सोलर रेडिएशन क्या है, फोटोन क्या है, ठीक है, किस तरह से सूर्य से आने वाली किरणें अलग अलग वेवलेंथ की होती है, ठीक है, उसमें अल्ट्रावायलेट रे क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग जाने कि अल्ट्रावायलेट रे के अलावा विजिबल लाइट किसको कहते हैं, इंफ्रारेड किरणें किसको कहते हैं, एक्स रे, गामा रे या रेडियो वेव सब क्या है, ये सब शुरू में समझे। फिर हम लोग जाने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये नहीं भूलना है आगे, चूंकि अब आगे तापमान में ये काम करेगा, ठीक है। तापमान में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर, जो बॉडी हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर उसका खुद का तापमान अधिक है तो उससे जो एनर्जी रेडिएट होगा वो स्मॉल वेवलेंथ में होगा। जो बॉडी हीट को रेडिएट कर रहा है अगर उसका खुद का तापमान कम है तो उससे जो एनर्जी रेडिएट होगा वो लार्ज वेवलेंथ में होगा। इस नियम से हम समझे कि सूर्य से जो एनर्जी आ रहा है, सोलर रेडिएशन जो आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल वेवलेंथ में, और टेरेस्टेरियल रेडिएशन जो जा रहा है, पृथ्वी से जो रेडिएशन जा रहा है वो जा रहा है लार्ज वेवलेंथ में, ठीक है। ये सब तरह की चीजों को हम लोग बड़ा डिटेल में देखे। फिर हम लोग देखे इंसोलेशन को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक है, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग जो है यहीं तक रखेंगे। जो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को देखो, इस चीज को समझो कि जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे तुम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाओगे। फाइनल लिस्ट में यानी कि तैयारी करना एक बात है, रिजल्ट लेना दूसरी बात है, ठीक है। तैयारी लाखों लोग करता है, ठीक है, लाखों लोग हैं जो उस 10% सीट के लिए, 5% सीट के लिए फाइट करता है। बट तुम सोचो कि अगर हम अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, नियमित नहीं रहेंगे, तो फिर आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपने तरफ से सेक्रीफाइस करना होगा, चीजों को उतना जानना होगा जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और अगर तुम कॉन्सेप्ट को बढ़िया लेके चलोगे तो तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर उसको तुम समझने की कोशिश करोगे, इस क्लास को धैर्य से सुनोगे, तो सारा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मन वैसे उसको तुम घुमाओगे, ठीक। जब डिस्क्रिप्टिव में लिखना भी पड़ेगा बहुत आसानी से उसको लिख दोगे। तो एक तो नोट्स को, जो पीडीएफ वगैरह हम लोग देखते हैं, वो पीडीएफ को तुम पढ़ते रहो। उसके अलावा एक और पीडीएफ तुमको हम प्रोवाइड करेंगे जो ये सब चीज पढ़ाए हैं, उसका जो रिटन नोट्स होता है लिखा हुआ, वो भी हम तुमको देने वाले हैं। आज से कल तक में सारा आने लगेगा, ठीक है। तीसरा, ये जो क्लास का स्लाइड्स है ये तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, अभी तुरंत ग्रुप में ये मिल जाएगा स्लाइड्स सब में क्या सब पढ़ाया गया है। होपफुली ये वीडियो को पूरा देख के कल का क्लास करने आना। कल जो हम लोग क्लास करेंगे वो करेंगे टेम्परेचर पे, कि अब हम लोग इंसोलेशन जान गए तो अब जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का हीटिंग कूलिंग कैसे होता है, एटमॉस्फेयर किस तरह से गर्म होता है और ठंडा होता है, इंसोलेशन से ही वो इफेक्टेड है। फिर जानेंगे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। फिर जानेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, तापमान का विक्रमण। उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि हीट बजट क्या है, उष्मा बजट। ये सारे के सारे चीजों को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है।